नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नाम प्रिया शर्मा, प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर। आज हमारे इस ज़बरदस्त सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हमारे बीच में जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी मैं जितनी बात करूँ उतनी कम है। उनसे टाइम लेना, उनसे बात करना, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इसलिए मुझे आपने देखा होगा शुरुआत भी करने में थोड़ी सी आज हो रही है कि मुझे बहुत बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप को कि आज मैं उनके साथ में एक स्क्रीन शेयर करूँगी, उनके साथ में एक स्टेज शेयर कर रही हूँ जहाँ मैं उनका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अगर मैं बात करूँ मैम की, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उन्होंने अपनी अच्छी खासी पढ़ाई करी। अगर हस्बैंड उनके गवर्नमेंट जॉब में, उसके बाद भी डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ करना, वो 20 सालों का उनका करियर होना इस डायरेक्ट सेलिंग में, सोचिए उनको कितना तजुर्बा होगा। और वही एक्सपीरियंस अगर आज हमें मिले डायरेक्ट सेलिंग को लेकर तो कितना अच्छा होगा मेरे लिए। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों की ज़ोरदार से भी ज़ोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूँगी स्मैक मेंबर, 1 करोड़ आज़ादी क्लब मेंबर, कहते हैं ना मल्टी मिलेनियर जिनको हम कहते हैं, आबाजीत, अगर उनको मैं बोलूं तो श्रीमती आभा जितेंद्र जैन जी को से एक बार जोरदार तालियों के बीच में हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम भाभी, वेलकम मैम। वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग प्रिया जी और सभी को। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया एकदम, और आपकी हंसती हुई शक्ल देख के और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ आज, और आज आपने मुझे ये मौका दिया, तो थैंक यू सो मच पहले तो। और जैसा कि वैसे तो आपको सभी लोग कहते हैं ना चेहरे से जानते हैं और आपके आभाजीत के नाम से जानते हैं, बट इसमें से भी कई लोग ऐसे नए व्यूअर्स होंगे आज हमारे बीच में जो आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में और आपके एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे आपसे कि लोग एक और अच्छे से आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। ओवर टू यू मैम। नाम वैसे आप लोग जानते हैं, आभाजीत, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया है। और मैं क्या कहूँ कि इस बच्चे हैं दो हमारे। छोटा बेटा तो, जब अगर मैं इंडस्ट्री की शुरुआत की बात करूं तो बड़ा बेटा 2 साल का था जब से इस इंडस्ट्री में हम आगे बढ़े थे, और छोटा बेटा तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद हुआ था। आज दोनों बच्चे आईआईटी है। बड़ा बेटा मेरा दिल्ली आईआईटी कॉलेज में पढ़ता है, छोटा बॉम्बे आईआईटी कॉलेज में पढ़ता है। हस्बैंड मेरे नगर निगम में रेवेन्यू ऑफिसर थे, और 2006 में उन्होंने अपना गवर्नमेंट प्रेस्टिजियस जॉब, जो कहते हैं कि जिसके लिए लोग रिश्वत देने के लिए तैयार होते हैं, उस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, उस गवर्नमेंट जॉब में थे। और इस इंडस्ट्री में 2006 में उन्होंने अपने उस प्रेस्टिजियस जॉब को रिजाइन किया, और आज हम इस इंडस्ट्री में फुल टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ, बच्चों सहित, फैमिली सहित इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि हस्बैंड आपके एक बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस जॉब पे थे। रेवेन्यू इंस्पेक्टर नगर निगम में होना एक बहुत बड़ा टाइटल होता है, और अगर जैसा कि मैं हर बार सर के उससे सुनती हूँ कि अगर आज वो कमिश्नर होते कोटा शहर के, उस समय उन्होंने उस जॉब को उन्होंने रिजाइन करा, और आज आपको 20 साल इसमें हो चुके हैं। क्या ऐसा कारण था इस डायरेक्ट सेलिंग को चूज करने का आपका? प्रिया जी, अगर मैं 20 साल पहले की तरफ जाऊं और सोचूं कि जब मेरी शादी हुई थी तब ये जॉब में थे, तो मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि मैंने अपने जब शादी हुई थी तो मेरी पेरेंटल फैमिली पूरी बिजनेसमैन फैमिली थी। तो मुझे लगता था कि उसमें बहुत सारी टेंशन है। जब यहाँ पर आए और ये जॉब में थे तो मुझे लगता था कि बस अब तो बंधी बंधाई तनख्वाह आएगी, 10 से 5 की जॉब है, और उसके बाद हम दोनों के पास बहुत टाइम होगा जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। पर जब गवर्नमेंट जॉब की एक बंधी बंधाई तनख्वाह आती थी, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज होते थे। मैं तनख्वाह की बात कर रही हूँ, क्योंकि टेबल के नीचे और 2 नंबर के काम हमको शुरू से पसंद नहीं थे। कुछ हमारी बेसिक आइडियोलॉजी ऐसी थी, और लगता था कि किसी दिन अखबारों में नाम छप जाए तो ऐसा पैसा नहीं था चाहिए था। इसलिए गवर्नमेंट जॉब में थे और लाल बत्ती की गाड़ी थी, पर फिर भी लाइफ में बहुत सारे हर जगह कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि बड़ी फैमिली थी तो करने पड़ते थे। और मैंने इंजीनियरिंग करा था। मुझे लगता था कि मैं जॉब करूंगी तो मुझे बच्चों को, फैमिली को डिस्टर्ब होगी, बच्चों को बाई के पास छोड़ के जाना नहीं था। तो इसलिए हमने इस इंडस्ट्री को जब देखा था तो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी लगता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पर जो चैलेंजेस थे, क्योंकि टाइम कोई फिक्स नहीं था उनका, मुझे लगता था 5 बजे बाद फ्री, पर बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से हम कुछ सर्च कर रहे थे। और स्पेशली अगर मैं मेरी बताऊं तो मुझे तो इनका टाइम चाहिए था।
क्योंकि पैसों की कमी के लिए ये RSIs की क्लासेस पढ़ाने लग गए थे, तो पूरा टाइम इनका इन सब चीजों में चला जाता था। और ये 20 साल पहले हमको ये लगता था कि हम जब बड़े होंगे ऐसा नहीं हो कि हम बच्चों के, अभी तो ये मेरे पार्ट टाइम हस्बैंड है और बच्चों के भी ये पार्ट टाइम फादर बन के रह जाए, तो ऐसी लाइफ हमको नहीं पसंद थी, इसलिए हमने इस इंडस्ट्री को चुना था तब। क्या बात है। जैसे कि मैम आपने भी बताया कि आपको 20 ईयर्स इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, तो एक्सपीरियंस आपका बहुत कहते हैं ना, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। बट आज भी मैं देख रही हूँ इंडिया में कोई इतना सीरियसली नहीं लेता डायरेक्ट सेलिंग को। तो उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट करा, आज से अगर मैं 20 ईयर्स एगो अगर जाऊँ पीछे जाऊँ, तो उस समय तो और भी लोग इस चीज़ को समझते नहीं होंगे। तो क्या चैलेंजेस आते थे या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उस समय का? क्योंकि लोग तो मैम आज की अगर अभी स्टार्ट करते हैं तो वो 1 साल करते हैं और डर के बंद कर देते हैं। आपने तो 20 साल इस इंडस्ट्री को दिए मैम। ये सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी कि लोग तो हमेशा लोग ही रहेंगे, लोग कभी भी नहीं बदलेंगे। हम सोचे कि जिस किसी भी काम की आप शुरुआत कभी भी करो, लोगों के जो रिएक्शन होते हैं वो हमेशा मिले जुले रहेंगे। कुछ लोग, आप जिस भी चीज को शुरू करोगे सबसे पहले आप उसको वो हर चीज को रिजेक्ट करेंगे। चाहे आप अभी भी किसी काम को शुरू करोगे ना, तो वो भी यही होगा, अगले 20 साल बाद का आप उसका फ्यूचर सोचोगे। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, आदत होती है लोगों की हर चीज को सबसे पहले ना करते हैं। अगर आप मेरे घर आए, अभी तो खैर कोरोना का टाइम है, कोई नहीं, पर जब भी ये टाइम चलेगा और हम सब मिलेंगे, अगर आप मेरे घर आए और मैं प्रिया जी आपसे पूछूंगी ना कि प्रिया जी चाय बना दूं, तो आप सबसे पहले ये कहोगे कि नहीं भाभी। भले ही आपको सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, आपकी चाय पीने की इच्छा हो, पर फिर भी एक हमारी नेचर है, स्पेशली हमारे इंडियन ट्रेंड्स की मैं बात करूं, तो हर चीज में पहले नेगेटिव बात आती है कि नहीं नहीं। फिर हम थोड़ी सी, जो कहते हैं ना, मनवार करते हैं। अगर हमारी हिंदुस्तानी भाषा में, राजस्थानी हड़ौती भाषा की बात करें, तो फिर कहेंगे अच्छा चलो ठीक है हम पियेंगे। इस इंडस्ट्री में सेम हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब हमने देखा तो मेरे को इस बिजनेस का, मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा था। उस कॉन्सेप्ट को मुझे समझ के ख्याल आ गया कि ये, अगर इस कॉन्सेप्ट में दम है, डुप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट में दम है, तो ये इंडस्ट्री तो चलेगी। अब हम इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये मुझे उस वक्त पता नहीं था, पर मैंने कहा कॉन्सेप्ट में दम है तो कोई भी चीज अच्छी है, तो अच्छे काम को शुरू करने से कुछ तो अच्छा होगा, और हमने शुरू कर दिया। पर उसी तरह हुआ कि लोग कुछ मना करते थे क्योंकि समझते नहीं थे। इंस्टेंट, वो जो कहता ना कि बिना कुछ जज किए, बिना कुछ समझे को पहला रिएक्शन होता था, और हमने उस रिएक्शन को फेस किया। पर हमको पता था कि हम जो काम कर रहे हैं वो आगे जाके क्या रंग लाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में हम देख रहे थे, मैं इसलिए कह रही हूँ दुनिया में, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हमने खुद ने फेस करी थी। इनके पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा ऐसा पैसा किस काम का जिसको एंजॉय करने के लिए इनके पास टाइम नहीं हो, और मेरे को, तो मुझे पैसे से ज्यादा इनके टाइम की जरूरत थी। दूसरा, जब ये 18 साल के थे तब हमारे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, तो हमने देखा था कि इन्होंने 4 सिस्टर्स की मैरिज खुद को करनी थी और बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए थे, जबकि वो भी बहुत अच्छी जॉब में थे, एक्शियन थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। पर वही सेम कि वो थी एक्टिव इनकम, वो उनके साथ ही खत्म हो गई। तो हम, मुझे एक एक डर सा हमेशा रहता था कि अगर हम एक पैसिव इनकम का सोर्स, क्योंकि हमारे और 4 फादर्स में आगे पीछे कोई नहीं है, तो मुझे लगता था अगर भगवान ने करे कभी कुछ ऐसा हो गया, तो हमारे बच्चों के लिए एक वो हम पैसिव इनकम का पैटर्न सेट कर जाए। उसने हमको उस इंडस्ट्री का विजन दे दिया था 20 साल पहले। इंपॉर्टेंट बात है कि रास्ता और अपॉर्चुनिटी तो बहुत लोगों को तब भी मिलती है और अभी भी मिलेगी, क्योंकि जो लोग आज ज्वाइन करते हैं उनका यही रहता है कि आपने तब कर लिया। फ्रेंड्स, लोग हमेशा वही रहेंगे, लोगों के स्टेटमेंट्स वही रहेंगे, सोच वही रहेगी। इंपॉर्टेंट बात है कि वो विजन हम उनको कितने समय तक लगातार बार बार दिखा पाते हैं, उनका उस ड्रीम को मजबूती दे पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस इंडस्ट्री को कभी भी शुरू करें, पर सक्सेस जरूर मिल जाएगी। क्या बात है, क्या विजन था। यही विजन के साथ मैं भी मैम इसमें आई हूँ। जैसा कि आपका गवर्नमेंट जॉब है, वैसे मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब है, बट 24 आवर्स का बॉन्ड भी है। यस। तो अच्छा, अब एज अ वुमन एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि अब बहुत सारी हमारे बीच में, आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में जैसे कि आपको पता है, सर भी बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री का अगर सबसे बड़ा कोई पार्ट है वो वुमेन्स है अभी इस डेट में। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस चीज़ को लेता है सीरियसली, अगर बिल्ड कर रहा है, तो वुमेन्स ज़्यादा बिल्ड कर रही हैं। तो जब हम चालू करते हैं इस बिजनेस को, हम स्टार्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में, जब हम कदम रखते हैं मैम, उस समय सबके बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे छोटे नहीं होते तो बड़े होते हैं। बट उस समय जो एक सोसाइटी होती है और एक जो फैमिली होती है, उनकी तरफ से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आने लग जाता है कि तुम तो ये काम कर रहे हो, बच्चों का क्या होगा, तुम तो ये काम कर रहे हो, बच्चों का क्या होगा। तो ये चैलेंजेस तो मैम आपके पास भी आए होंगे, और उसका फ्यूचर क्या हुआ आगे, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी मैम।
जब मैंने जैसा भी बताया भी था कि मेरे बच्चे दोनों छोटे थे, छोटा तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद में हुआ। तो बच्चे तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थे, क्योंकि वो तो हमारा रीजन है इस इंडस्ट्री में आगे जाने का। सोचिए अगर ये नहीं होते तो हम ठीक है, जो इनकी तनख्वाह आ रही है, पैसे आ रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी चल रही होती, क्योंकि हम सोचते किसके लिए। तो बच्चे थे तो हमारा ड्रीम स्ट्रांग था कि नहीं, इनके लिए कुछ करना है। वो सब अभावों की जिंदगी जो कभी हमने अपने बचपन में देखी थी, या वो सब जो हम चाहते थे बचपन में और अभी भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे बच्चे वो चीजें फेस नहीं करेंगे। तो बच्चे तो बहुत बड़ा ड्रीम थे। अब जब बात आती है कि जो सोशल रिस्पॉन्स, तो हमको, क्योंकि हमारी तो बहुत ट्रेडिशनल फैमिली थी, हमारी मदर इन लॉ बिल्कुल थोड़ी सी पढ़ी लिखी नहीं थी, बूंदी जैसी छोटी सी जगह पे रहते थे, तो सोच भी वैसी थी। और फिर बहुत अच्छे जो निकट संबंधी होते हैं, वो समझाने वाले भी बहुत सारे थे, क्योंकि उनके जो पीहर पक्ष थे सब आसपास यहाँ रहते थे, तो वो आए दिन उनका जो एक वो हमेशा रहता था मुझे कि कहाँ तुम दोनों जने रोते फिरते हो, बच्चे छोटे हैं, इनको तो नहीं संभालते हो, और वो सब। पर पता है उसके सामने ये सब बातें जो थी ना, वो तराजू के एक पलड़े में थी, पर मैंने तराजू के दूसरे पलड़े में जो बातें रखी हुई थी, वो मेरे पर हमेशा हावी रहती थी। और वो बातें मैंने, ऐसा नहीं है कि हमने भी उन चीजों को सोचा, तो ऐसा नहीं है कि बड़े कुछ कह रहे हैं तो हमने उसको इग्नोर किया। हमने सोचा कि ये सही कह रहे हैं या हम जो सोच रहे हैं वो सही है। बात इसकी नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, सही क्या और गलत क्या है। तो हमने उस वक्त दोनों ने, एक दिन मुझे अच्छे से याद है कि हम दोनों रात को बैठे और हमने सोचा, तो अब जब ये डिसीजन लिया, तब हमने जो रिजल्ट निकाला वो ये था कि अगर अभी तो बच्चे छोटे हैं, जिनकी पढ़ाई से उनके फ्यूचर पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी के अगले साल जब हम बिजनेस में आए, उसके अगले साल से वो नर्सरी में जाना शुरू हुआ था, 2.5 साल का था वो। जब हमने कहा नर्सरी एलकेजी में, कहती हूँ अगर ये 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट बता रहे हैं, अगर 5 साल ये 5th क्लास तक में भी आ गया, 3rd 4th में पहुंचेगा, जब तक अगर ये नहीं भी पढ़ेगा तो इसके आगे फ्यूचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारा जवाब था कि कुछ नहीं, क्योंकि उस बेसिक पढ़ाई का जो फर्क होता है कि वो अल्फाबेट सीखना बेसिक वो सीख ही लेगा स्कूल में, और जब वो थोड़ा समझदार होगा, तब अगर मैं सोचती कि, मैंने कहा अगर हमारी टीम में जो बच्चे होंगे, तो मुझे ये भी समझ में आया कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको तब हम पढ़ा नहीं सकते। तो ये जो हमारा एक बहुत बड़ा मिथक है कि हम दिन भर डंडा लेके, क्योंकि वो डंडा क्या है, सिर्फ हमारे बेसिक मेंटल ब्लॉक के लिए होता है कि बस हमको बच्चों को करना है, बच्चों को। अरे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। आज प्रिया जी के बच्चों को, मैं बेटी को देखती हूँ, मैं वो इनके साथ इतना एक्टिवली रोल पार्टिसिपेट करती हैं, और वो अपने स्कूल में भी टॉप करती है, मुझे पता है। तो वो सब बच्चे, आज आप हमारे बच्चों को देख रहे हैं कि वही बच्चे जिनको छोटे टाइम पे हमने अपना बहुत ज्यादा टाइम, क्यों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है कि हम कितना क्वालिटी टाइम बच्चों को दे रहे हैं, और वो क्वालिटी कहाँ से आएगी, जब हम उस क्वालिटी माहौल में रहेंगे, जब हम वो चीजें सीखेंगे। तो वो चीजें हम बच्चों को बचपन से सिखाते गए। वो हो सकता है हमने उनको कभी बैठ के कोई एबीसीडी की बात नहीं की कि तू ऐसे लिख, तेरी कर्सिव राइटिंग खराब है, हो सकता है उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, पर कभी कोई वो नेगेटिव बोलता था तो हम कहते थे नहीं बेटा हो जाएगा, कोशिश करो। वो जो अपब्रिंगिंग थी, वो उनको ड्रीम्स को लिख के लगाने की आदत, उसने तो हमको बहुत पे किया। अब हम अगर पीछे मुड़ के देखते हैं कि अगर कभी हम इन सब चीजों को सुन के हम भी रुक जाते और सोचते कि नहीं नहीं अभी बच्चों को टाइम दे लेते हैं और बच्चे बड़े होंगे तब इस इंडस्ट्री को बिल्ड करेंगे, तो सोचिए आपकी आज पता नहीं शायद हम इस इंडस्ट्री में होते या नहीं होते, ये भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्त में अपॉर्चुनिटीज कहते हैं ना, हर बार नहीं मिलती। उस वक्त टाइमिंग की बात होती है हर चीज। तो हम इतनी अच्छी चीज से जहां आज हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, आज सोचिए बच्चों के 5 पासपोर्ट बन चुके हैं और इतने उस पे इतने स्टैंप लग चुके हैं, वो इतनी विदेश यात्रा हमारे साथ कर चुके हैं। आज उनको हर चीज जो वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सब उनको मिल जाती है, बिना सोचे बिना कहे। क्यों? क्योंकि आज हम कैपेबल है, प्लस जो संस्कार उनमें आए। क्यों? क्योंकि हर बच्चे अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं, वो चीज करना सीख जाते हैं। तो उन्होंने वो जब चीजें देखी, हम मीटिंग्स में कभी उनको छोड़ के नहीं जाते थे कि तुम पढ़ाई करो, हम मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, नहीं। उन्होंने भी हमारे साथ मीटिंग्स अटेंड करी, सीखा। आज उन सबसे उनकी जो सोच हुई है, उससे वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर पाए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी, जितनी भी लेडीज है स्पेशली उनसे, कि हम ये नहीं सोचें कि ये मतलब क्या ना, जो मेंटल बैरियर हम अपने लिए लगा रहे हैं कुछ चीजों को लेकर, उन चीजों को बैठ के आप एनालिसिस करो कि वो चीजें अगर आप अभी नहीं करोगे तो उसका रिवॉर्ड क्या होगा, और अगर आपने एक बार इस इंडस्ट्री को बिल्ड कर लिया तो वो जो सब कॉम्प्रोमाइज, वो सब चीजें, आज उनको बच्चों को हमारे याद नहीं है कि उन्होंने कभी, वो 4 साल का था और एक दिन रात को मैं मीटिंग से लेट आई थी और वो बिना दूध पिए सो गया था। हो सकता है ऐसे महीने में कई रातें रही हो सकता है 5 से 6 रातें भी रही हो सकता है कभी उसको खाना मैं बना के रख गई थी सुबह 9 बजे और उसने 12-1 बजे स्कूल से आके ठंडा बना हुआ खाना खाया था, हो सकता है। पर वो सब बातें ना आज उसके दिमाग में है और न मेरे दिमाग में है। पर आज जब वो मर्सिडीज में बैठ के अपने स्कूल जाते हैं
आज जब वो अपने दोस्तों के जब वेकेशन में मिलते थे और जब स्कूल में मैम पूछती थी कि कहाँ घूमने गए, तो छुट्टियों में नाना और मामा का घर नहीं, वो बोलते थे इस बार हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, इस बार हम पेरिस गए थे और इस बार हम सिंगापुर गए थे। वो जो उनके चेहरे की खुशी थी, वो तो फ्रेंड्स, ये हम क्या पाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम अभी क्या डिसीजन लेंगे हमारी लाइफ हमारे बच्चों के लिए। और सीधी सी बात, अगर मैं, जब आपने बात करी सोसाइटी की, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस हम क्या कर रहे हैं उसका निर्णय हमारा होना चाहिए और सही होना चाहिए। और हम जिसको कहते हैं ना विवेकपूर्ण निर्णय, वो बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। वाह वाह, सच बताऊं मैम, मुझे ये चीज मिली है। पहले मेरी बिटिया का विजन क्लियर नहीं होता था, चलता था, सब अच्छा चलता था, लेकिन आज वो पॉजिटिवली एक विजन बनाती है और उसको ये पता है कि अब उसको आगे क्या करना है, क्योंकि वो अपनी अपनी माँ को देख रही है एक विजन बोर्ड बनाते हुए, उस पर काम करते हुए, तो ये बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल। से मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मैम कि आपने अभी मुझे बताया कि आपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, सबके साथ में एक बैलेंस बनाते हुए एक अपने काम को आगे बढ़ाया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। उसके बाद आज आप कहाँ हैं ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं आपको। आपको बैलेंस लाइफ कोच के नाम से जाना जाता है, जिसको आपने प्रूफ भी करा है। क्योंकि मैं जानना चाहूंगी कि आप ये बैलेंस लाइफ कैसे लीड करते हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ जो आपका आज है वो हम जितने भी व्यूअर्स बैठे हुए हैं उन सबका आने वाला कल है। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए मैम। देखिए, बैलेंस लाइफ का अगर हम मीनिंग समझे कि बैलेंस लाइफ का मतलब क्या है, कि वो सब चीजें जो एक किसी भी लाइफ में चाहिए होता है, किसी व्यक्ति को चाहिए होता है, किसी परिवार को चाहिए होता है, वो सब चीजें आपको एक साथ किसी एक जगह मिल जाए। तो जैसे हम बैलेंस लाइफ का मतलब हमेशा बात करते हैं कि हमको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है, कई ऐसे सेक्टर में लोग काम करते हैं कि उनके पास वेल्थ तो है, हो सकता है मनी हो सकता है वेल्थ हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर उस वेल्थ को पाने के लिए उनकी सारी हेल्थ स्टेक पे लगती है। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि रात को 11-11 बजे तक लोग काम कर रहे हैं, सुबह उठने का शेड्यूल जो हम बेसिक कहते हैं कि सुबह उठ के अपनी योगा करना, एक्सरसाइज करना, वो तो हम भूल ही जाए, टाइम खाने का सब वो तो एक, क्योंकि क्योंकि अल्टीमेटली सब दौड़ है किसके पीछे, उस पैसे के लिए। तो उस पैसों को कमाने के लिए उस हेल्थ को गवा रहे हैं और फिर सारा पैसा लगाएंगे वापस उसी हेल्थ को पाने के लिए। तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम इन सब चीजों को एक साथ पा सके, हेल्थ वेल्थ, अगर मैं बात करूं उसके बाद में हमारी कि जो 4 पैरामीटर वो जो हम हमेशा बात करते हैं बैलेंस लाइफ के लिए, कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड, हमारा इमोशनल वर्ल्ड, हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और हमारा जितनी भी चीजें हमको चाहिए, मतलब हम जो चाहते हैं वो सब। और दूसरी मैं स्पिरिचुअल की इसलिए बात करूंगी क्यों, क्योंकि मेरा तो सबसे बड़ा गोल इस इंडस्ट्री में था कि मुझे खुद को इस जीव को, इंसान को समझने के लिए, जो ये सोल आया है, जो हम इस धरती पे पैदा हुए हैं, उसका पर्पस, उसका अल्टीमेट गोल, उसको समझने के लिए समय मिले। और आप सोचिए इन सब चीजों को समझने के लिए भी अगर हम मंदिर जाएंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, हम पूजा करेंगे, तो उसके लिए भी पीस ऑफ माइंड चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम मंदिर में गए और अभी भी वहां हमको चिंता है कि इस महीने बच्चे की फीस आने वाली है, वो आईआईटी में पढ़ रहा है, कम से कम 1 लाख रुपए और उसका एक सेमेस्टर का खर्चा होता है, तो वो कहाँ से मैनेज होगा। तो सोचिए मंदिर में भी मन नहीं लगता। इसलिए इस इंडस्ट्री ने हमको इन सब चिंताओं से मुक्त कर दिया, और आज नहीं, आगे आने वाले कितने भी सालों में कुछ भी हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव इनकम में आ गए। ये बैलेंस कहीं और मिलना मुश्किल था। अगर हम इतने लोगों के साथ परिवार से जुड़ पाए, तो वो इस बैलेंस लाइफ की एक सोच है। एक आज हम जो आत्मनिर्भर परिवार की बात कर रहे हैं, वो भी इसी एक बैलेंस लाइफ का पार्ट है। अगर हम बात करें जो सोच, मैं जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी देन मांगती हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोग लेडीज में स्पेशली मैं बात करूं और मेरी बात करूं, तो हम बेसिकली बहुत थोड़ी सी नेगेटिव सोच वाली होते हैं, क्योंकि हम थोड़े से फैक्ट्स पे काम करते हैं। हमको लगता है अभी तो ये है, पता नहीं क्या होगा, फिर कैसा होगा। पर इस इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया कि जो हम अभी हैं उसके बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा है कि हमको क्या बनना है उसके बारे में सोचो। क्यों, क्योंकि उसके बारे में सोचेंगे तो हम वैसे बन जाएंगे, और जैसे हम है उसके बारे में सोचने से रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जैसे हम है वैसे तो हम है ही। उसके लिए अगर हमको कुछ नया करना है, कुछ नया चाहिए, तो वैसा सोचना भी पड़ेगा। पर हम जो ट्रेडिशनल जिंदगी जी रहे थे उसमें ये सोच मेरी कभी आई नहीं। ये शुरू से बहुत पॉजिटिव थे, सेल्फ टॉक करते थे शुरू से, पर मेरे को इस चीज के लिए प्रिपेयर होने में बहुत समय लगा, जिसका इस इंडस्ट्री की जो मीटिंग सेमिनार थी, जो इसका एजुकेशन सिस्टम था, उसने मुझे इस चीज के लिए बहुत सपोर्ट किया, और मैंने आज हर चीज के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। और उसका अल्टीमेट एग्जाम्पल ये है कि आज मुझे पता है कि अगर दुनिया में कोई इंसान भगवान बन सकता है, तो उस भगवान बनने का रास्ता भी मैं इस जन्म में ढूंढ के ही रहूंगी। क्या बात है। और वहाँ लीडर जितने बैठे होंगे सबके
उसमें जहन में एक ही बात आई होगी, क्या बात है, क्योंकि यहाँ से एक आवाज आई है बगल से, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब क्या होता है जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं मैम, तो उससे पहले हमारी कुछ अलग प्रायोरिटीज होती हैं लाइफ में। आपको पता है बहुत सारी, हम कभी किसी चीज को प्रायोरिटी को सेट करते हैं, कहीं कुछ प्रायोरिटी सेट करते हैं। जब इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं, तो जैसे जैसे हम इसमें कदम रखते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। तो आपका 20 साल का तजुर्बा है इस लाइन में, तो आपके हिसाब से हमें प्रायोरिटी कैसे सेट करनी चाहिए, या क्या वो होना चाहिए हमारा प्रायोरिटी सेट करने का नाम? खैर प्रायोरिटी सेट की बात आ रहे हैं तो अभी तो हमने वेडनेसडे की मीटिंग में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को बताया भी था, और अभी आगे भाई हमारा वेडनेसडे वाली मीटिंग में रहेगा। और अगर मैं स्पेशली अभी जो हमारे व्यूअर्स उनसे अगर मैं बात करूं, तो देखिए प्रायोरिटी सेट की मैं 2 एंगल से बात करूंगी। पहली चीज तो ये है कि कई बार हम जो लेडीज के लिए मैं बात करूं, तो प्रायोरिटी सेट का मतलब हम समझते हैं कि हमको कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें छोड़नी है, जबकि इसका मतलब ये नहीं है। प्रायोरिटी सेट करनी है मतलब काम तो सारे करने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे तो कोई बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल, ठीक है, अच्छा सब कुछ था, पैसा था, गवर्नमेंट जॉब थी, तो पर ऐसा नहीं था कि हम कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो फ्रंट रो हमारे लिए सोफा खाली पड़ा है बैठने के लिए, हमारे पास कोई बहुत बड़ी गाड़ी है जिसमें बैठ के जा रहे थे। सब नहीं, मोटरसाइकिल थी, उस पर जाना था, वो सब करना था। घर पे भी नौकर नहीं थे, क्योंकि किचन में हमारे थोड़ा जो जैन फिलोसफी में हम किसी को एंटर नहीं करने देते हैं, तो सब काम खुद घर से हाथ से करना था। मम्मी जी थी तो वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी, तो काम सब करने थे, बच्चों को भी देखना था, खाना भी बनाना था, कपड़े भी धुलने थे, बर्तन भी होने थे, बिजनेस भी होना था, और सब टाइम भी देना था सबको। तो हमने इन चीजों को प्रायोरिटी सेट करना, इसको कहते हैं कि काम नहीं खत्म करना है कि मैंने कहा या तो कोई खाना वाली बाई आएगी तो मैं मीटिंग करूंगी, नहीं तो मैं जब फ्री होंगी तब अगर मीटिंग चल रही होगी तो मैं अटेंड कर लूंगी। नेवर। हमने अपना बाकी टाइम मैंने प्रायोरिटी सेट करी, क्योंकि वो हमारा ड्रीम था कि हमारे सारे सपने और मेरे बच्चों के सपने इस इंडस्ट्री से पूरे होंगे। तो हमने कहा भले खाना सुबह 7 बजे बने, चाहे कपड़े रात को 10 बजे धुले, चाहे बर्तन कब मजेंगे, कब कपड़े जमेंगे, कभी वो ढेर हो सकता है 3 दिन पड़ा भी रह जाएगा बिस्तर पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काम तो सब हुए, और काम सब लेडी अगर हम हैं तो करने भी हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है। अगर है सर्वेंट कर रहे हैं तो मैनेज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर रहे हैं तो हमको बस प्रायोरिटी की, अगर बिजनेस का टाइम मेरा शेड्यूल था कि अगर सुबह 11 बजे लेडीज फ्री रहती हैं तो 11 से 1:30 बजे तक जब तक बच्चे घर नहीं आएंगे वो मेरा बिजनेस टाइम है, मतलब वो बिजनेस टाइम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो काम होगा उसके आगे पीछे होगा। तो हमने सबसे पहले जो टाइम सेट किया कि बिजनेस किस टाइम पे हो सकता है हमारा, बाकी काम तो आगे पीछे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हमने टाइम डिसाइड किया कि शाम को 4 बजे बाद लेडीज फ्री रहती है, तो 4 से 6 का टाइम बिजनेस का टाइम था। रात को जब हम दोनों साथ मीटिंग्स के लिए जाते थे तो वो रात को 9 बजे हमारा टाइम था, सेट था बिजनेस के लिए टाइम। और उसके अलावा कभी कोई दिन भर की मीटिंग है वो है, तो वो प्रायोरिटी बन जाती थी, और उसके साथ आगे पीछे बाकी सब काम एडजस्ट होते थे। हो सकता है कोई बड़ी मीटिंग हो और घर में कोई शादी हो तो वो भी हमने पोस्टपोन करी। क्यों? क्योंकि आज उन लोगों को भले याद रहता नहीं रहता कि तुम हमारी शादी में नहीं आए थे, या क्यों, क्योंकि आधे से ज्यादा तो हम इसीलिए जाते हैं कि फिर वो हमारी शादी में नहीं आएंगे, वो हमारे किसी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। पर सोचिए आप, जब आप अपना कद इतना बढ़ा लेते हैं ना, तो ये सब चीजें बहुत बेमानी हो जाती है कि वो हमारे आए थे नहीं आए थे। तो एक बार अपना कद इतना बढ़ा लीजिए कि जब आप किसी को इनविटेशन देने जाएं तो वे सोचे कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि इनका इनविटेशन मेरे लिए आ गया। मैं कोई अभिमान की बात नहीं है, पर ये हमारे खुद की जिंदगी और स्वाभिमान की बात है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी हमारा घर, हमारी खुशियां, हमारा परिवार है। तो उसके लिए जो समय चाहिए वो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो समय इस बिजनेस को बिल्डिंग का टाइम है, और ये सब 2 से 5 साल ही तो करना है। आज जो मेरा शेड्यूल चलता है, अगर मैं किसी दिन आप पर्सनली मिलेंगे तो मैं बताऊंगी ना, तो आप लोग वंडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अब जब हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, और क्वालिटी काम करते हैं। जो हम अपना टाइम मंदिर में देना चाहें, चाहे स्वाध्याय के लिए देना चाहें, चाहे लोगों से मिलने के लिए देना चाहें, पर एक बार वो प्रायोरिटी हमने इस बिजनेस के अकॉर्डिंग सेट करी थी। और बहुत सारी चीजें, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है वो सब है, पर थोड़े से समय के लिए इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे ले आए। जो बेसिक प्रायोरिटी है वो होगी, पर वो उसका टाइम चेंज किया जा सकता है बिजनेस के टाइम के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया, बहुत ही, आज तो मेरा भी दिमाग अच्छा क्लियर जा रहा है। वैसे प्रायोरिटी जो आपकी है वो सच बात है कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और अपने कद को इतना ऊपर कर लें कि वो सारी चीज़ें फिर जो आपको जो पहले हुई हैं वो सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी आपको आगे जाके। कोई आपको कहने नहीं आएगा कि आपने ऐसा नहीं किया था, वो आपके रंग में रंग जाएगा उस समय तक, जब आप यस। अपने कद को जब आप ऊपर कर लेते हैं तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक अभी जो सिचुएशन चल रही है इंडिया में, आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, 3 तक था, उसके बाद बढ़ता जा रहा है।
इस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग का क्या रोल है आपके हिसाब से? दूसरी बात ये कि इंडिया में अभी आप सब लीडर्स जानते हैं कि अभी इंडिया में बहुत कम छोटे पैमाने पे अभी डायरेक्ट सेलिंग को माना जाता है। इस हिसाब से आप क्या आगे जाके फ्यूचर देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में? देखिए, अगर अभी मैं बात करूं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो आप सोचिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तो सारी इंपॉर्टेंस बिना बता ही लोगों को समझ में आ रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे खुद के लीडर्स हैं, क्योंकि जब 1 साल से क्या माहौल चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, बिजनेसेस की क्या हालत है, कई जॉब में से छटनी हो गई है लोगों की, सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, स्कूल वालों में तो और हालत खराब है कई जगह। तो हम सब जानते हैं सब सिचुएशंस को। पर इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज ने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से हर महीने चेक बढ़ता हुआ आया है, सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे लीडर्स का, सब टीम का। क्यों? क्योंकि एफएमसीजी का मार्केट, उस फील्ड में काम करने का सबसे अच्छा फायदा ये है। और हमारे पास तो पूरा, तो कहते हैं ना, सब कुछ चीजें जो चाहिए वो एक साथ एक बैनर में हमको मिल गई है। और इतनी अच्छी, जो दूसरा है कि अगर इस बीमारी से लड़ने के लिए भी मैं बात करूं, तो लोग कह रहे हैं नेगेटिव मत सोचो, उस चीजों को फोकस मत करो, न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। तो हमारे लीडर्स जितने भी है, जितने कंसल्टेंट्स हैं, उनको किसी को जूम मीटिंग के आगे कुछ और देखने और सुनने की फुर्सत ही नहीं है। तो इतना जब पॉजिटिव माहौल होगा, तो हो सकता है तबियत खराब हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे में से किसी को होगा नहीं, पर होगा तो वो ज्यादा परेशान होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब इतनी सोच है, इतने लोगों की दुआएं साथ में है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री की वर्थ तो अब तो चुप्पी लगा के भी लोग, अगर आप बैठ जाएंगे ना अपन, तो लोगों को समझ में आ जाएगी। बस ये मूक संदेश उनको पहुंचाते रहो कैसे भी। ये इस इंडस्ट्री ने जो दिया, क्योंकि आज जो हम कहते थे कि पहले तो हम बताते थे कि कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए, आप काम नहीं कर पाए, तो आपको ये बिजनेस आपके लिए एक दूसरा बेटा बन के खड़ा हो जाएगा कि आपके कुछ किए बिना। आज वो चीज तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जब हम आज 2 साल से, करीबन 1.5 साल, मार्च से आप देख लीजिए अप्रैल आ गया है, तो हम घर से बाहर भी नहीं निकले हैं, तो भी आपका चेक हर महीने इतना बढ़ता हुआ आए, इससे ज्यादा पैसिव इनकम का नमूना हम क्या दिखा सकते हैं लोगों को? वो तो हम पहले कहते थे कि हो सकता है बाद में, अब तो वो बाद हमने अभी दिखा दिया। तो नेटवर्क इंडस्ट्री तो प्रूवन इंडस्ट्री है। हम तो, हमको अपने आप को प्रूव करना है, अपने लिए, अपने सपनों के लिए। इंडस्ट्री तो अपने आप को प्रूव कर चुकी है, क्योंकि अगर अब भी इंडस्ट्री के आगे क्वेश्चन मार्क खड़ा है, तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हमको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। और बाकी अगर हम कहें कि इस इंडस्ट्री ने तो जो आत्मनिर्भर परिवार की जो सोच हमने दी है, वो तो इस इंडस्ट्री का फ्रूट है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, जो आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, हम इंडिपेंडेंट हो, स्वावलंबी बने, तो ये सारी सोच इस आत्मनिर्भर परिवार के साथ ही है कि अगर एक परिवार को मिनिमम, जो हम बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपया महीना भी अगर आने लग गया, तो सोचिए उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी। और ये 10,000 तो शुरुआत है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक एक छोटी सक्सेस का भी मायने रखती है हमारे लिए। जो एक परिवार आज जुड़ा है, 2 महीने हुए जिसको जुड़े, उसकी सक्सेस की बात है ये तो। और जो पहुंचेगी ये, वो तो करोड़ों पे पहुंचेगी, क्योंकि हमारे सामने वो एग्जाम्पल सेट है कि हमको 1,27,00,000 रुपए महीने तक भी पहुंचना है इस इंडस्ट्री। ये है आत्मनिर्भर परिवार, जो इस इंडस्ट्री का फ्रूट है, जिसको हम सब बहुत जल्दी इंजॉय भी करेंगे। बहुत वेल डन मैम। मैं अभी आपको इसी के बारे में पूछने चाह रही थी कि 2020 में 2020 कहीं मैंने पढ़ा था कि आत्मनिर्भर शब्द को हिंदी का कहते हैं वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें आप जानते हैं आत्मनिर्भर से बिल्कुल फिट बैठता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। आत्मनिर्भरता तो कहते हैं कि बेसिकली जो आत्मनिर्भरता, वो कहते हैं हम, एक तो हमारे को लगता है कि आत्मनिर्भर मतलब कि हम अपना खुद कमाएं। बेसिकली आत्मनिर्भर जो शब्द है वो हर फील्ड में काम करता है। अगर आज हम कुछ सोच रहे हैं कि अब भाई, जब ये लॉकडाउन का टाइम था, सर्वेंट नहीं थे, बाई नहीं थे, तो हम आत्मनिर्भर हो गए कि हमको खाना भी खुद बनाना है, हमको अपने घर की सफाई भी खुद करनी है, सब कुछ खुद करना है। अगर हम इस बिजनेस की बात करें, तो क्योंकि आत्मनिर्भरता एक सोच है। अगर हम इस बिजनेस की बात करें, तो आत्मनिर्भर बनना है कि मतलब खुद के बिजनेस का चार्ज हमको खुद को लेना है। किसी अपलाइन के भरोसे बैठना है, किसी डाउनलाइन के भरोसे बैठना है, या किसी मीटिंग के भरोसे बैठना है, तो नहीं। हर चीज में हमको आत्मनिर्भर बनना है। खुद की जूम मीटिंग खुद को करनी है, खुद की काउंसलिंग अगर हमको जरूरत है, तो हमको अपलाइन के पास जाके सीख के आना है, और करना खुद को है। ये नहीं कि अपलाइन ने ये नहीं किया, कंप्लेंट्स बहुत सारी है, या फिर ये कि ये डाउनलाइन नहीं कर रही है इसलिए मेरा ये नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब है हर फील्ड में हमको इंडिपेंडेंट बनना है। जो एक बेसिकली है कि हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, वो तो है ही आत्मनिर्भर। तो बेसिकली आत्मनिर्भर, जो जैसा कह रहे हैं कि बिल्कुल इस सदी का सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो उसका ये, क्योंकि बेसिकली आत्मनिर्भर एक, आत्मनिर्भरता जो है वो एक सोच है
हर चीज में अगर हमने सोच को आगे कर दिया ना, अगर आज बच्चे भी है ना, मैं तो कह रही हूँ कि दुनिया में ये आलस और ये सब जो है ना आजकल टेंडेंसी की बैठे बैठे हम वो कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल जो हम अमेरिका वगैरह में देखते हैं, वहां जो एक कल्चर आ गया, ओबेसिटी वगैरह बढ़ रही है, क्या है? क्यों? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, सर्वेंट को बोल दिया तू ये कर दे वो कर दे। मैं कहती हूँ हर चीज में हम आत्मनिर्भर बनने की सोचेंगे ना, जब देश की बात आए तो भी हमको कि हर काम आत्मनिर्भर बनना है, कोई चीज विदेशों से नहीं मंगानी है। हर चीज में आप इस सोच को ऊपर रखिए, हर चीज में, हर काम में। अगर हमको जूम मीटिंग भी करना नहीं आ रहा है, अगर हस्बैंड कर रहे हैं, कोई काम ऐसा है हस्बैंड कर रहे हैं, वाइफ नहीं कर रही है, तो आत्मनिर्भर बनिए। उस चीज को हमको सीखने की जरूरत है। तो बेसिकली ये तो एक सोच है। बहुत बढ़िया मैम। आगे एक लास्ट क्वेश्चन, बाकी तो फिर रैपिड फायर होगा। नो डाउट आपको इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, बैलेंस लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दी है, बट ये तो इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको देती ही रहती है, कभी ये तो खत्म होना ही नहीं है इस इंडस्ट्री का। आप चाहें नहीं चाहें आपको तो मिलना ही है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप इसका पार्ट बन चुके हैं। तो आगे आने वाले टाइम में क्या चाहते हैं आप इस इंडस्ट्री से? बस प्रिया जी एक ही चीज चाहते हैं कि ऐसे लाखों करोड़ों परिवार बन जाएं जो आत्मनिर्भर हो जाएं। क्यों? क्योंकि अगर वो सब आत्मनिर्भर हो गए, इस सोच को अपना लिया और इस विजन को समझ गए, तो सोचे पूरे हिंदुस्तान की फिजा बदल जाएगी। चलिए रैपिड फायर में आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं हर एक लीडर से पूछूंगी, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि अगर हम एक एक करके गलतियां पता चल जाएंगी तो जो आने वाला हमारा टाइम है हम कोई गलती नहीं करेंगे। तो मैम आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी एक गलती जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम या ये डायरेक्ट सेंडिंग में जितने भी लीडर्स है वो कभी ना करें, जो आपने करी हो कभी? तो अगर मैं गलती की बात करूं, देखो तो गलती तो करना वैसे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलती कर रहे हैं इसका मतलब कि हम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर गलतियां नहीं हो रही है इसका मतलब हम कुछ कर नहीं रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कुछ कर रहे हैं। अब कुछ जब कर रहे हैं हम, तो गलती होना बड़ी बात नहीं है। और गलती करते ही हमने उसको किसी भी मीटिंग से सीखा, किसी अपलाइन से सीखा और उसको तुरंत सुधार लिया। ये गलती अगर हमने ठीक कर ली तो फिर वो गलती नहीं रह जाती है। ऐसी गलतियां आप खूब करो, मैं किसी भी गलती की मना नहीं करूंगी आप, पर उस गलती को जैसे ही सीखो, मीटिंग से प्लान से पूछो, पकड़ो और उसको रिपीट नहीं करो, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी ऐसी कोई गलती नहीं हमको लगता है जो इस इंडस्ट्री में हमको कि रोक सकती है, किसी को भी रोक सकती है। चलिए मैम, आपकी कोई भी 3 फेवरेट बुक्स? मैंने बुक्स बहुत पढ़ी है, और स्पेशली अगर देखो आप, पता नहीं आपको लोगों को दिख रहा है शायद या नहीं, ये हमारी वो बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी तो रखी हुई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शौकीन थे बुक्स पढ़ने के। और हम जब रात को दोनों सोते थे तो हम एक पेज जरूर साथ में पढ़ के सोते थे, और उसी से मेरी आदत बन गई। और मेरी फेवरेट बुक की बात करूं मैं, तो मैंने सबसे पहली जो बुक पढ़ी थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे श्वार्ट्ज की। और उसके बाद फिर मैंने लोगों से जब बात करने का मौका आया था, तो मैंने डेल कार्नेगी वाली बुक पढ़ के लोक व्यवहार में कुशलता, उससे बहुत कुछ सीखा कि हमको लोगों से कैसे बात करनी है। और फिर जब बात आई कि ग्रुप में रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, तो जो मेरी एक बहुत फेवरेट बुक है उसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस, जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर बहुत अच्छी बुक है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये 3 बुक है। और अब मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, वो मुझे बहुत सारी बहुत पसंद है, पढ़ना मेरे को बहुत पसंद है। वाह वाह वाह! एक बार चैट बॉक्स को भर दीजिए जोरदार तालियों से। कितना जबरदस्त सेशन रहा है, कितना कितना नॉलेजेबल सेशन रहा है। एक बार तो मैम के लिए जोरदार से भी जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मैम, आपका हम इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और बहुत मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ, ये मैंने आपको बार बार बोला और बार बार बोलती रहूंगी। थैंक यू सो मच मैम आपका टाइम देने के लिए। एक लास्ट में एक छोटा सा मैसेज चाहूंगी मैं सारे लीडर्स के लिए। नहीं, बस मैं सबसे पहले तो प्रिया जी के लिए कहूंगी कि इन्होंने जो इनिशिएशन लिया है, किसी भी होता है ना, कोई भी एक काम हमने सीखा, अच्छा लगा, हम उसको करना शुरू कर दें, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इतने अच्छे से बिल्कुल इस छोटी सी जगह में रह के इन्होंने इस लॉकडाउन में जितना अपने आप को अपग्रेड किया है, हालांकि बहुत कुछ इनको पहले से भी आता था, पर उसके बावजूद जो इन्होंने सीखने की ललक जो कहते हैं ना किसी भी इंसान में, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, वो इनमें देखी है मैंने। तो उसी की वजह से है जो इतनी कम समय में इन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस ली है। आज इन्होंने डेयर किया है कि इतना बड़ा शो ये होस्ट कर रही है, और इतनी अच्छे, हमने पिछली बार अचला को सुना था, सेलिब्रिटीज को बुला के ये कर रही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि बस ये एक मैसेज है सबके लिए, स्पेशली अगर मैं लेडीज को कहूंगी कि अपनी अपनी जो अंदर की, वो कहते हैं ना, एक लेडीज में बहुत ताकत होती है, तो उस ताकत को छुपाओ मत, उसको एक बार बाहर निकलने का, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है लेडीज को, प्लेटफॉर्म की बहुत कमी होती है वैसे ही हिंदुस्तान में। तो
तो अब ये मौका मिला है तो उसको चूकना मत, और खुल के दिल से जो हमारी अपने अंदर की जितनी पोटेंशियल है उसको एक साथ इकट्ठा करके वो एक बार 2 साल के लिए झोंक दो अपने आप को, लग जाओ, फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी कि आज का दिन आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगी। वो मैं आज का दिन इसलिए नहीं कि आज हम बात कर रहे हैं, वो दिन वो होगा कि जब आपने वास्तव में डिसाइड कर लिया होगा कि अगर ये बिजनेस लोग कर सकते हैं, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, तो मैं भी ये करके दिखाऊंगी, मैं भी ये करके दिखाऊंगा। और ये इस इंडस्ट्री के लिए हमारी बहुत 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 खुशियों वाली एक प्लेटफॉर्म जो मिल गया है, उस पर चल के हम सक्सेसफुल होंगे। तो अपनी पोटेंशियल को पहचान लो, ये सबसे बड़ी बात थैंक यू सो मच मैम। और होप करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि कैसे इस डायरेक्ट सेलिंग में हमारा फ्यूचर है और कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं और कितना बड़ा अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं, जहाँ से हम बैलेंस लाइफ जी सकते हैं मैम की तरह, जहाँ से हम स्पिरिचुअल लाइफ में जी सकते हैं, बच्चों को बिल्कुल कहते हैं ना कि टेंशन फ्री कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो बार बार एक ही शब्द बोलती हूँ, मुझे तो ये पता चल गया, एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो आपका मैम आज है ना वो हम सब लीडर का आने वाला कल है, ये मुझे पता है, है। अगर हम लगातार करते रहे तो। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हर चीज में। थैंक यू सो मच मैम।